जय हिंद दोस्तों। ज्ञानप्रद विजन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मुद्रा। जैसे मुद्रा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मनी। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे इसको देखते हैं। पहले देखेंगे ये क्या है, फिर इसके प्रकार, फिर देखेंगे इसके कार्य, फिर देखेंगे भारतीय रुपए का इतिहास, मतलब इतिहास। ठीक है, तो पहले देखते हैं इस शब्द की उत्पत्ति कब हुई। मुद्रा शब्द किससे निकला है? ये संस्कृत भाषा के मुद्द मुद्द शब्द से निकला है। ठीक है, मुद्द शब्द। मुद्द शब्द का अर्थ क्या हुआ? मुद्द शब्द का अर्थ हुआ आपका आनंद, आनंद या खुशी। ठीक है, आनंद या खुशी। जैसे मनी देखते हैं, मनी, मनी है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, ये किससे निकला है? तो ये मोनेटा, मोनेटा, मोनेटा शब्द से निकला है मनी। मोनेटा का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मुद्रा, मुद्रा। ठीक है, अब हम आज देखते हैं क्या है ये। तो मुद्रा ठीक है, तो पहले तो ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आधार है। क्या है? पहले तो ये आधार है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का। ठीक है, दूसरा ये मूल्य और विनिमय, विनिमय, मूल्य और विनिमय के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो ये विनिमय का मतलब क्या हुआ? तो विनिमय का मतलब हुआ वस्तु और सेवाओं, वस्तु और सेवाओं का आपस में लेन देन या खरीदना बेचना। वस्तु और सेवाओं। ठीक है, वस्तु और सेवाओं का लेन देन या फिर खरीदना बेचना। ठीक है, अब मूल्य, मूल्य क्या है? तो किसी भी चीज का मूल्य, जैसे मान लीजिए पार्ले बिस्किट है, वो 5 रुपए, तो क्या हो उसका, पार्ले बिस्किट बिस्किट का मूल्य क्या है? 5 रुपए। ठीक है, तो ऐसे ही हम देखते हैं सेवाएं क्या होती हैं, वस्तु क्या होती है। तो वस्तु, वस्तु क्या है? तो वस्तु वो है, पहले तो ये भौतिक रूप में मौजूद होता है। ठीक है, भौतिक रूप में, भौतिक रूप में मौजूद होता है। ठीक है, उसके बाद से दूसरा क्या है? तो ये इसको मतलब खरीद कर या फिर बेच कर एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। वस्तु क्या है? तो वस्तु को खरीद कर या बेच कर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे गेहूं, गे, गेहूं, चावल, मान लीजिए पेन भी हो गया, ये भी वस्तु में आएगा। इसको हम कहीं भी खरीद के ले जा, खरीद कर या बेच कर लेके जा सकते हैं। और सेवाएं क्या है? तो
जो काम या सुविधा के रूप में हमें मिलता हो, जो काम या सुविधा, काम या सुविधा का मतलब क्या हुआ? तो जैसे मान लीजिए शिक्षक है, ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है, शिक्षक, शिक्षक, शिक्षक को हम पैसे देते हैं, शिक्षक क्या करता है? पढ़ाता है। इसका काम क्या हुआ? पढ़ाना, ठीक है। वैसे ही जैसे मान लीजिए डॉक्टर है, डॉक्टर का काम क्या है? इलाज करना, इलाज करना, ठीक है। डॉक्टर काम क्या है? इलाज करना। तो सेवाओं में क्या क्या आते हैं? तो सेवाओं में वो है जो काम या सुविधा के रूप में हमें मिलता हो, ठीक है। आई होप आपको वस्तु और सेवाएं पता चल गई होंगी कि वस्तु क्या है और सेवाएं क्या है। तो ये इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर आते हैं, वस्तु और सेवाएं। बहुत लोग समझ नहीं पाते कि वस्तु और सेवाएं क्या होती हैं, ठीक है। स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये समझ में आया, वस्तु सेवाएं। अब इस पे हम देखते हैं, जैसे एक दार्शनिक है, अमेरिकी दार्शनिक जिनका नाम है फ्रांसिस ए वाकर, फ्रांसिस ए वाकर, ठीक है, फ्रांसिस ए वाकर। ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। और ये तीनों ने, एक इनका कोट है जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है और पीसीएस में पूछा भी गया है ये। तो इन्होंने लिखा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। क्या है? मुद्रा वह है जो, मुद्रा, थोड़ी राइटिंग खराब है, मुद्रा का कार्य करे, ठीक है। इन्होंने लिखा था। अगर एग्जाम में आ जाए कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, किसका कथन है? तो आप क्या लिखेंगे? फ्रांसिस ए वाकर, ठीक है। तो मुझे समझ में आया आपको, ठीक है। अब आते हैं इसके प्रकार पे। मुद्रा के प्रकार। वैसे तो आप किसी से पूछेंगे मुद्रा क्या है, मुद्रा के प्रकार क्या है, ज्यादातर लोग बता नहीं पाएंगे, वो बताएंगे बस रुपया। तो पहला है मुद्रा के प्रकार में लेखा मुद्रा, लेखा मुद्रा, लेखा है, लेखा मुद्रा, ठीक है। लेखा मुद्रा क्या है? तो किसी भी देश की मुद्रा, ठीक है, किसी भी देश की मुद्रा जिसका प्रयोग हम लेन देन या फिर कर्ज की मात्रा को प्रकट करने में या हिसाब किताब करने में करते हैं, वो लेखा मुद्रा होती है। जैसे किसी भी देश की मुद्रा को प्रयोग, जैसे लेन देन, पहला क्या है? लेन देन, लेन देन में करते हो, ठीक। या फिर जो कर्ज की मात्रा है, मान लीजिए हम किसी को कर्ज दिए, कोई देश, या फिर किसी से हम लिए, उसको किस में हम देखते हैं? तो मुद्रा में, ठीक। या फिर हिसाब किताब, हिसाब किताब, हिसाब किताब देखते हैं, ठीक है।
तो जैसे इसमें क्या है, तो इसमें हम ऐसा समझते हैं, जैसे मान लीजिए भारत है, ठीक है, भारत, पाकिस्तान, पाकिस्तान, इसको लिखना है आपको, नेपाल, इनका रुपये मुद्रा क्या है, तो रुपया, ठीक। जैसे मान लीजिए अमेरिका है, यूएस है, ठीक, या कनाडा है, इसकी मुद्रा क्या है, डॉलर, डॉलर, ठीक है। तो डॉलर, तो ये क्या है, लेखा मुद्रा है। तो किसी भी देश की मुद्रा जो होती है, जिसका लेन देन में उपयोग हो, या फिर कर्ज की मात्रा को प्रकट करने में हो, या फिर हिसाब किताब करने में हो, तो वो मुद्रा लेखा मुद्रा कहलाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप उदाहरण से समझ लेते हैं, उदाहरण, उदाहरण लीजिए, आप भारत में गए, ठीक है, किसी शोरूम में गए आप, ठीक है, मान लीजिए शोरूम में गए, शोरूम में एक पैंट आपको पसंद आया, पैंट जिसका दाम है 2000 रुपये, 2000 रुपये उसका मूल्य। तो आप किसी से भी कैश पेमेंट करें, या फिर ऑनलाइन करें, या फिर डेबिट कार्ड, चाहे किसी से भी करें, आपको रुपए में ही पेमेंट करना है, ठीक है। और वैसे अगर अमेरिका में चले गए आप, मान लीजिए यूएस से, वहाँ पे आपको एक पैंट पसंद आया, ठीक, वहाँ पे $200 मान लीजिए लिखा है, या फिर $20 लिखा है, ठीक। तो आप वहाँ पे आप कुछ भी ऑनलाइन करें, या फिर कार्ड से करें, कुछ भी करें, आपको पेमेंट डॉलर में करना है, वहाँ पे रुपए में नहीं करना है। तो वही है लेखा मुद्रा, ठीक है। और ऐसे हैं दूसरे पे, दूसरा क्या है, तो वास्तविक मुद्रा, वास्तविक मुद्रा। तो वास्तविक मुद्रा क्या है, तो उसको इंग्लिश में हम प्रॉपर मनी बोलते हैं। ये क्या है, तो आप भौतिक रूप से इसको छू सकते हैं, भौतिक रूप से इसको छू सकते हैं, मान लीजिए इसको भौतिक रूप से छू सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, जैसे भारत में 1 रुपए, 1 रुपए के सिक्के से लेकर 500 के नोट तक, 500 के नोट तक, 500 के, 500 रुपए के नोट तक, नोट, ठीक है, ये है सिक्के। ये क्या है, वास्तविक मनी है, यानी कि वास्तविक मुद्रा। इसको हम भौतिक रूप से छू सकते हैं। भारत में 1 रुपए के सिक्के से लेकर 500 के नोट तक, ये सब क्या है, भौतिक मुद्रा है, सॉरी वास्तविक मुद्रा है। अब आते हैं तीसरा नंबर पे, ठीक, वैधानिक मुद्रा, वैधानिक मुद्रा। वैधानिक मुद्रा क्या है, तो ये किसी भी देश के, मतलब किसी भी देश में सरकार या फिर वहाँ के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए सभी सिक्के और नोट। तो क्या है, तो ये किसी भी देश में सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नोट या फिर सिक्के। तो ये क्या होता है, तो पहले तो ये सरकार द्वारा जारी किया जाता है,
किसी भी देश में सरकार और वहाँ का जो केंद्रीय बैंक हो, क्या है, केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक, ठीक है, सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है। जैसे मान लीजिए भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है, आरबीआई, आरबीआई। अब आप लोग को बताना है कि सरकार कौन से सिक्के पर नोट छाप सकती है और आरबीआई कौन से नोट और सिक्के छाप सकती है। तो ये है, जैसे मान लीजिए आपको याद होगा नोटबंदी के समय में 500 1000 के नोट बंद हो गए थे। 500, ये लिखना नहीं है, समझाने के लिए है, 1000 के नोट जो थे बंद हो गए थे। तो सरकार ने क्या किया, इसकी जो वैधानिकता है उसको समाप्त कर दिया। तो ये क्या हुआ, रद्दी कागज हो गए एक, ठीक है। तो ये है वैधानिक मुद्रा। तो वैधानिक मुद्रा में है सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए सिक्के या फिर नोट। अब आते हैं चौथा नंबर पे, ठीक है। चौथा क्या है, तो ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा, तो ऐच्छिक मुद्रा क्या है, पहले तो ये देखिए इसको क्या क्या बोला जाता है, इसको शाक मुद्रा भी बोला जाता है, शाक मुद्रा, ठीक है। इसको हम बैंकिंग मुद्रा भी बोल सकते हैं, बैंकिंग मुद्रा, ठीक है। इसको हम शाक मुद्रा भी कहते हैं और बैंकिंग मुद्रा भी कहते हैं। इसको क्या है कि इसको, इसमें क्या है, तो स्वीकार करना या ना करना व्यक्ति की इच्छा पर होती है। ये क्या है, इस पे स्वीकार करना या ना करना व्यक्ति की इच्छा पर, व्यक्ति की इच्छा पर, इसको लिख सकते हैं कि स्वीकार करना या ना करना व्यक्ति की इच्छा पर होती है। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं, जैसे पहला तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे चेक हो गया, चेक या ड्राफ्ट, चेक या ड्राफ्ट, ये क्या है, ऐच्छिक मुद्रा है। तो अभी हम स्लाइड को ऊपर कर लें, फिर देखते हैं, पहले तो देखते हैं चेक क्या है। तो चेक में आप देख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं चेक क्या है, तो यह एक लिखित आदेश है, ठीक है। यह एक लिखित आदेश है जो बैंक को निर्देश देता है, यह एक लिखित आदेश है जो बैंक को निर्देश देता है कि वह किसी व्यक्ति के खाते से, मतलब किसी व्यक्ति के खाते से एक निश्चित राशि दूसरे को दे दे। जैसे इसमें क्या है कि ये लोगों द्वारा किया जाता है, लोगों द्वारा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, ए नाम का, उसने 5000 का चेक दिया, 5000 का, 5000 रुपये का क्या किया, चेक दिया बी आदमी को, ठीक है। बी आदमी ने क्या किया, बैंक गया, बैंक, ठीक, बैंक गया, ठीक है, उसने बैंक को चेक दिया, बैंक ने क्या किया, उसे 5000 रुपये दे दिए, 5000 रुपये बैंक ने इसको दे दिए, ठीक है। तो क्या हुआ, ये व्यक्ति द्वारा या फिर लोगों द्वारा चेक बनाया जाता है। और ड्राफ्ट क्या है, तो ड्राफ्ट है, इसे बैंक खुद तैयार करता है। पहले तो ये बैंक खुद तैयार करता है ताकि एक शहर से दूसरी शहर या किसी व्यक्ति को सुरक्षित रूप से भुगतान किया जा सके।
जैसे मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, एक बार और बोल देते हैं, इसे बैंक खुद तैयार करता है, ठीक है, ड्राफ्ट को बैंक खुद तैयार करता है ताकि एक शहर से दूसरी शहर या किसी व्यक्ति को सुरक्षित रूप से भुगतान किया जा सके। मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, वो 5,000 रुपये लेके गया बैंक के पास, गया, ठीक है, 5,000 रुपये लेके बैंक के पास गया, बैंक से उसने क्या किया, ड्राफ्ट बनवाया, ड्राफ्ट 5,000 का ड्राफ्ट बनवाया, ठीक है, वो अब किसी भी शहर में जाएगा और किसी भी बैंक में मतलब बैंक पे जाएगा, ठीक है, तो उसे 5,000 रुपये मिल जाएंगे, 5,000 रुपये मिल जाएंगे कहीं भी। तो क्या है, तो देखिए चेक लोगों द्वारा बनाया जाता है, ठीक, और ड्राफ्ट बैंक खुद बनाता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं चेक लोगों द्वारा कहीं भी छपवा दिया नहीं, चेक बैंक का ही रहता है, लेकिन लोगों के पास रहता है, वो सिग्नेचर करते हैं, फिर वो दूसरे व्यक्ति को देते हैं, वो व्यक्ति बैंक के पास जाता है, तो बैंक उसको पैसा देता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो जो पहला व्यक्ति है वही पैसे लेके जाता है, फिर ड्राफ्ट बनवाता है, फिर वो दूसरी किसी भी शहर में या फिर कहीं कहीं भी जाके इसको बैंक से पैसे ले सकता है। तो ये है ऐच्छिक मुद्रा, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं 5वें नंबर पे। तो 5वां है सांकेतिक मुद्रा। क्या है, सांकेतिक मुद्रा, ठीक है। तो सांकेतिक मुद्रा में क्या है, तो सांकेतिक मुद्रा में सिक्के की अंदर की धातु जो होती है उसकी कीमत और उस पे लिखे मूल्य से बहुत कम होती है। जैसे अंदर की जो धातु की कीमत है, जो अंदर की धातु की कीमत, धातु की कीमत, कीमत, ठीक है, अंदर की धातु की कीमत और उस पर लिखे मूल्य की कीमत, जो बाहरी मूल्य है, जो बाह्य मूल्य मूल्य से बहुत कम होता है। जैसे बहुत बाह्य मूल्य से बहुत कम होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए भारतीय सिक्के, इसमें आते हैं भारतीय सिक्के, भारतीय सिक्के, जैसे मान लीजिए 10 का सिक्का है, ये क्या है, 10 का सिक्का है, तो अगर इसको हम गला दें और कहीं किसी सुनार के पास या फिर कहीं भी बेच दें इसको, तो इसके दाम 50 पैसे से ज़्यादा नहीं है या फिर 25 पैसे से ज़्यादा नहीं होगा। तो जो अंदर का धातु है वो कम है, ठीक है, उसकी कीमत कम है बाहरी मूल्य की अपेक्षा। तो यह है सांकेतिक मुद्रा। भारत में अभी सांकेतिक मुद्रा ही चल रहा है, ठीक। 6 नंबर, ठीक है, यह है प्रामाणिक मानक मुद्रा, प्रामाणिक
मानक मुद्रा, ठीक है। तो प्रमाणिक मानक मुद्रा क्या है? प्रमाणिक मानक मुद्रा सिक्के की धातु की कीमत उस पे लिखे मूल्य के बराबर होते हैं। इसमें क्या है? सिक्के की धातु की कीमत सिक्के धातु की कीमत सिक्के की धातु की कीमत और उस पे लिखे मूल्य के बराबर होता है। उस पर लिखे मूल्य के बराबर बराबर होता है, ठीक है। जैसे पुराने जमाने के सिक्के होते थे, इसमें क्या होता है? पुराने जमाने के सिक्के, पुराने पुराने सिक्के, पुराने सिक्के कौन? जो सोने और चांदी, सोने और चांदी के सिक्के होते थे, वो प्रमाणिक का। अगर 1 रुपए का चांदी का सिक्का है, अगर हम किसी सुनार की दुकान पे या फिर किसी भी को बेचते हैं, उस धातु को, बस 1 रुपए को नहीं, उस धातु को बेचते हैं, तो वो भी 1 रुपए का होता था। ये पुराने जमाने के सिक्के होते थे, प्रमाणिक और मानक मुद्रा। अब हम आते हैं प्लास्टिक मुद्रा पे। कौन सा है? प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिक मनी, ठीक है। तो इसमें क्या है? तो बैंकों द्वारा या फिर वित्तीय संस्थाओं, पहले तो इसमें बैंकों द्वारा, ठीक है, या फिर वित्तीय संस्थाएं, जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं, वित्तीय वित्तीय संस्थाओं या किसी कंपनी द्वारा, किसी कंपनियों द्वारा, ठीक है। तो क्या है? बैंकों द्वारा या फिर वित्तीय संस्थाओं द्वारा या कंपनियों द्वारा जारी किया गया डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, ठीक है, क्रेडिट कार्ड। तो यह है प्लास्टिक मुद्रा, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या है? तो पहले तो हम देख लेते हैं डेबिट कार्ड क्या है। डेबिट कार्ड को हम आसानी समझते हैं। डेबिट कार्ड है, जैसे मान लीजिए आपके खाते में 500 रुपए है, 500 रुपए आपके खाते में है, खाते में, ठीक है। तो आप सिर्फ 500 रुपए का ही शॉपिंग कर सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं, खरीदारी खरीद सकते हैं। अगर खाते में 500 रुपए है तो आप 500 का ही खरीदारी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड में है। डेबिट कार्ड ऐसे चलता है। अगर खाते में 0 रुपए है तो उस कार्ड से कुछ भी खरीदारी आप नहीं कर सकते। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का है कि अगर आपके खाते में 0 रुपए है, ठीक है,
खाते में, फिर भी आप खरीदारी कर सकते हैं, खरीद सकते हैं किसी भी सामान को। ठीक है, यह है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड का हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड टॉपिक अच्छा है, क्योंकि जैसे क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है, किसी की 45,000 की होती है, किसी की 60,000 की होती है, किसी की 1.5 लाख की होती है, और आप उतने की खरीदारी आपके खाते में नहीं भी है 1 भी रुपये तब भी खरीद सकते हैं, उसको बाद में आपको चुकाना होता है। ठीक है, ये है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में नॉर्मली अंतर। अब हम आते हैं 8वें नंबर पे। 8वां क्या है? नजदीकी मुद्रा। नजदीकी मुद्रा। तो नजदीकी मुद्रा क्या है? ठीक है, नियर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नियर मनी। तो इसमें है कि वह संपत्तियां जो कैश तो नहीं है, जैसे वो जो है संपत्तियां, संपत्तियां, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। संपत्तियां जो कैश तो नहीं है, कैश तो नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर कैश बन सकती हैं। जरूरत पड़ने पर वो तुरंत कैश बन जाती हैं, कैश बन जाती हैं। तो कैसे? तो मान लीजिए आपके पास, जैसे मान लीजिए आपके पास सोना है। ठीक है, सोना किस मुद्रा में आएगा? सोना, चांदी, एफडी है आपका, ये सब नजदीकी मुद्रा में आएंगे। और ये आपके पास सोना है, पैसे की जरूरत पड़ी तुरंत बेच दिए। चांदी है, पैसे की जरूरत पड़ी तुरंत बेच दिए। एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट जो है उसको तोड़ लिए, पैसा है। तो ये है नजदीकी मुद्रा। तो नजदीकी मुद्रा क्या है? तो संपत्ति कैश में तो नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो कैश बन जाती है। तो यह नजदीकी। अब 9 नंबर पे आते हैं। तो 9वां कौन सा है? गर्म मुद्रा। गर्म मुद्रा, इसको हम बोलते हैं हॉट मनी। हॉट मनी, गर्म मुद्रा यानी कि हॉट मनी। तो हॉट मनी में क्या होता है? तो ये पलायन करने वाली मुद्रा होती है। पलायन करने वाली मुद्रा होती है। ठीक है, तो पलायन करने वाली मुद्रा कैसे है? तो जैसे भारतीय शेयर बाजार मान लीजिए, यह एक जगह टिकती नहीं है। ये जो गर्म मुद्रा है वो एक जगह टिकती नहीं है, जहाँ मुनाफा ज़्यादा वहाँ चली जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए भारतीय शेयर बाजार में लगा विदेशी पैसा, जैसे जो शेयर बाजार है, भारतीय शेयर बाजार, इसमें लगा विदेशी विदेशी मुद्रा। ठीक है, तो ये कैसे, इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई यूएसए का आदमी है, ठीक है, वो भारतीय शेयर बाजार में इंडिया में पैसे लगाता है। ठीक है, शेयर बाजार में। फिर उसे पता चलता है यार वियतनाम में वियतनाम में उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है।
ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, वो तुरंत इस पैसे को निकालेगा और तुरंत यहाँ पे वियतनाम में शिफ्ट कर देगा। तो यह है गर्म मुद्रा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ गर्म मुद्रा को अगर कोई पूछे कि भाई और क्या बोलते हैं, तो यह FPI, ठीक है, पोर्टफोलियो निवेश, पोर्टफोलियो निवेश। 10 नंबर क्या है, तो यह है दुर्लभ मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा या एवं सुलभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा। ठीक है, तो दुर्लभ मुद्रा और सुलभ मुद्रा क्या है, तो पहले देखते हैं दुर्लभ मुद्रा। ठीक है, दुर्लभ मुद्रा यह उन देशों की मुद्रा होती हैं जिनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो या फिर स्थिर हो। दुर्लभ मुद्रा उन देशों की मुद्राएं होती हैं जिनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, अर्थव्यवस्था, सब कोई इसको लेना चाहे। मज मजबूत हो, ठीक है, जिनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। ठीक है, और हर कोई लेना चाहे, जैसे मान लीजिए यूएसए की मुद्रा हो गई, यूएसए, यूएसए का डॉलर। ठीक है, जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश पाउंड। ठीक है, यूरोपीय संघ जो है, यूरोपीय यूनियन, यूरो, यूरो। ठीक है, ये हुआ आपका दुर्लभ मुद्रा। ये सुलभ मुद्रा, तो इसका विपरीत है, यह उन देशों की मुद्रा हो जिनकी अर्थव्यवस्था मजबूत न हो। तो क्या है, पहले तो अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था क्या है, मजबूत ना हो, जिनकी अर्थव्यवस्था मजबूत ना हो। ठीक है, हर कोई लेना ना चाहे, जैसे विकासशील देश की मुद्राएं, और पर्टिकुलर किसी का नाम, जैसे मान लीजिए भारत की मुद्रा, विकासशील देश की मुद्रा, ये क्या है, सुलभ मुद्रा है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन मनी, यहीं पे हम देख लेते हैं, बहुत ही मतलब छोटा ही है। 11 नंबर, 11 नंबर क्या है, तो क्वेश्चन मनी, क्वेश्चन मुद्रा, क्वेश्चन मुद्रा। तो क्वेश्चन मुद्रा क्या है, तो ये एक जमानत राशि होती है, जमानत राशि। ये क्या है, तो एक जमानत राशि होती है। ठीक है, यह एक तरह की सिक्योरिटी होती है। ये क्या है, तो एक तरह की क्या है, सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी।
एक तरह की सिक्योरिटी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप रूम मालिक के पास गए रूम लेने के लिए, ठीक है, तो वो आपसे सिक्योरिटी लेता है। सिक्योरिटी के तौर पे जो पैसा लेता है उसे कॉशन मनी बोलते हैं। या फिर कॉलेज में जाते हैं वहाँ पे भी सिक्योरिटी लगती है, तो वो कॉशन मनी होती है। तो ये मतलब अगर आपको परिभाषा लिखना हो तो यह एक सिक्योरिटी है, ठीक है, जो यह सुनिश्चित करती है कि आप अपना काम जिम्मेदारी से करेंगे। तो यह है कॉशन मनी। कॉशन मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉशन मनी आपसे पूछ सकते हैं लोग कि भाई कॉशन मनी क्या है, आप फंस गए। तो आप अगर आपको लेक्चर देखा आपको पता चल गया कि भाई कॉशन मनी क्या है, तो एक सिक्योरिटी है जो रूम मालिक हमसे लेता है सिक्योरिटी के तौर पे, वो कॉशन मनी है। कॉलेज सिक्योरिटी के तौर पे लेता है, जो भी सिक्योरिटी के तौर पे लेता है वो कॉशन मनी है। तो अब हम आ जाते हैं धातु मुद्रा पे। तो 13 नंबर क्या है, तो 13 नंबर है धातु मुद्रा। 12 नंबर 12 नंबर क्या है, धातु मुद्रा। धातु मुद्रा क्या है, तो धातु से बनी मुद्रा को धातु मुद्रा कहते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है, धातु मुद्रा मान लीजिए ऐसे ही है, धातु से बनी मुद्रा को धातु मुद्रा कहते हैं, ये तो परिभाषा होगी। इसकी विशेषता क्या है, तो इसका विशेषता है कि इस पे जो बाह्य मूल्य है और जो आंतरिक मूल्य है दोनों बराबर होते हैं। जैसे बाह्य मूल्य और आंतरिक मूल्य बराबर होता है, बराबर बराबर होता है। बाह्य मूल्य और आंतरिक मूल्य बराबर होता है इसमें। जैसे मान लीजिए पुराने जमाने के जो सिक्के होते थे, चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के, ठीक है। अगर मान लीजिए चांदी के सिक्के, अगर 1 रुपये उस पर लिखा है, 1 रुपये का चांदी का सिक्का, तो उसका जो बाहरी मूल्य है वो 1 रुपये, और जो आंतरिक मूल्य है दोनों क्या है, बराबर। क्या है, बराबर। 13 होते हैं कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा, तो कागजी मुद्रा क्या है, तो यह एक क्या है, तो यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जिसका अपना कोई कीमत नहीं होता। तो पहले तो ये कागज का एक टुकड़ा है, कागज, सॉरी, पहले क्या है, कागज का टुकड़ा है पहले तो ये, कागज का टुकड़ा है, ठीक है। दूसरा, यह सिर्फ कागज का टुकड़ा है जिसका अपना कोई कीमत नहीं होता, अपना कोई कीमत। जैसे मान लीजिए जो धातु थी उसकी अपनी एक कोई कीमत थी, ठीक है, लेकिन इसका कोई अपना कोई कीमत नहीं होता, कीमत नहीं होता, ठीक है। कीमत सिर्फ क्या होता है, इनका कीमत सिर्फ वचन का होता है। जो कीमत है वो वचन का होता है, वचन, वचन का। तो पहले तो यह सिर्फ कागज का टुकड़ा है, इसकी अपनी कोई कीमत नहीं होती, ठीक है।
कीमत किसकी होती है? वचन का, जो वचन उस पे लिखा रहता है। स्पेसिफिक क्या होता है? तो स्पेसिफिक बाह्य मूल्य होता है, आंतरिक मूल्य इसके कुछ नहीं होती, बाह्य मूल्य होता है। बाह्य मूल्य, स्पेसिफिक बाह्य मूल्य होता है, आंतरिक मूल्य बहुत कम होता है इसका, बहुत कम मतलब होता ही नहीं है, मान के चलिए। तो वचन क्या है? आप पूछेंगे वचन क्या है? तो जैसे आपने 500 का नोट, 200 का नोट या फिर 100 का नोट देखा होगा, उस पे लिखा होता है मैं धारक धारक को 500 या फिर 200 या फिर 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। ठीक है, ठीक है। आप किसी भी मतलब नोट पे देखेंगे तो उस पे लिखा रहता है, जो आपकी जेब में हो उसमें भी देख सकते हैं। ये हो गया प्रकार। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा अभी तक। तो ये 13 प्रकार की मुद्राएं होती हैं। तो देखिए एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, तो पहले हमने देखा लेखा मुद्रा, ठीक है। फिर देखा वास्तविक मुद्रा, फिर वैधानिक मुद्रा, फिर ऐच्छिक मुद्राएं देखी, फिर सांकेतिक मुद्रा, फिर छठा नंबर पे हमने प्रमाणिक और मानक मुद्राएं देखी। फिर हमने प्लास्टिक मनी देखी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। फिर हमने नज़दीकी मुद्रा देखा कि नज़दीकी मुद्रा होती क्या चीज़ है। फिर हमने गर्म मुद्रा देखा, शेयर बाजार, एफपीआई, इसी को बोला जाता है एफपीआई, पोर्टफोलियो निवेश। दुर्लभ मुद्रा देखा, सुलभ मुद्रा देखा, कौशन मनी देखा, कौशन मुद्रा क्या होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमने धातु मुद्रा देखी कि धातु मुद्राएं क्या होती हैं। फिर कागज मुद्रा देखा। अब हम देखते हैं मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्य, मुद्रा के कार्य। तो पहला क्या है? पहला कार्य क्या है? तो मूल्य का माप, मूल्य का माप। इसका मतलब क्या हुआ? तो मुद्रा क्या है? तो मुद्रा किसी भी चीज की कीमत कितनी है यह बताता है। तो पहले क्या है? कीमत बताता है, ठीक है। फिर इसके बिना हम किसी चीज की तुलना नहीं कर सकते, तो तुलना भी बताता है, तुलना। मान लीजिए जब मुद्रा नहीं थी तो आप तुलना कैसे करते थे? नहीं कर पाते थे, क्या महंगा है क्या कम है। तो जैसे मान लीजिए आप किसी दुकानदार के पास गए, ठीक है, दुकानदार के पास, उदाहरण के तौर पर, ये लिखना नहीं है आपको, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। मान लीजिए आप किसी दुकानदार के पास गए, दुकानदार के पास गए, ठीक है। दुकानदार क्या किया? वो एक तरफ सेब लगाया है, सेब, और एक तरफ अनार, अनार लगाया है, ठीक है। आपने पूछा सेब कितना रुपए है, तो उसने बोला 100 रुपए।
फिर पूछा आपने कि अनार कितना रुपए है, उसने बोला 50 रुपये। तो ये जो 100 रुपये और 50 रुपये क्या है, तो सेब और अनार की कीमत है। तो मुद्रा क्या बताता है, पहला तो कीमत, फिर तुलना। तो ऐसे ही आपको जैसे ही पता चला कि अनार 50 रुपये है, तो आपने दिमाग लगाया और सोचा कि भाई ये तो अनार से 2 गुना महंगा है सेब, 2 गुना महंगा है, अनार से 2 गुना महंगा है सेब। तो ये क्या है, तुलना बताती है। इसको लिखना नहीं है, उदाहरण के तौर पे था। दूसरा नंबर, विनिमय का माध्यम है पहले तो, विनिमय का माध्यम। तो विनिमय का माध्यम का मतलब क्या हुआ, तो भुगतान कार्य करता है या भुगतान करता है या, ठीक है, भुगतान कार्य करता है। दूसरा, क्रय विक्रय आसान करता है, क्रय विक्रय आसान करता है, मान लीजिए आसान करता है। अब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पुराने जमाने में मान लीजिए, ठीक है, पुराने जमाने में मुद्रा जब नहीं थी, तो क्या होता था, मान लीजिए आपको एक जूता चाहिए, कोई जूता, ठीक है, और मुद्रा तो थी नहीं, आपके पास क्या है, गेहूं है बस, और आपको क्या चाहिए, जूता, जूता। तो आप क्या करते थे, उस मोची को ढूंढते थे जिसको गेहूं की जरूरत हो। तो आप क्या करते थे, मोची को गेहूं देते थे, मोची आपको जूता देता था, ठीक है। तो ये पुराने जमाने में होता था। लेकिन अब क्या है, तो अब वर्तमान में क्या है, या फिर अब क्या किया, आप गेहूं बेच दिए, ठीक है, पैसा मिला आपको, ठीक, बेचा तो पैसा मिला, और पैसे से आप कहीं भी किसी भी दुकान से अपने मनपसंद की जूता खरीद सकते हैं। तो क्रय विक्रय को भी आसान बना दिया और भुगतान को भी आसान बना दिया, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं, अस्थगित मुद्रा। अ, अस्थगित अस्थगित मुद्रा, तो अस्थगित भुगतानों की मुद्रा होती है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं स्लाइड को। तो देखिए क्या है, तो अस्थगित भुगतान की मुद्रा, अस्थगित भुगतान की माप। तो मुद्रा क्या करता है, तो अस्थगित भुगतान की माप करता है। तो अस्थगित भुगतान का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए पेंशन है, जो हमें भविष्य में पेमेंट करना है, मतलब भविष्य में भुगतान करना हो, भविष्य में, भविष्य में भुगतान, भविष्य में भुगतान करना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए पेंशन है, पेंशन हो गया, ब्याज हो गया, ईएमआई हो गई, ईएमआई, ईएमआई क्या है, ब्याज, पेंशन। मान लीजिए आप बैंक से 10 लाख का लोन लिए, ठीक है, आपने क्या किया, 10 लाख का, ये लिखना नहीं है, 10 लाख का लोन लिया, और आपने क्या किया, 10 महीने के लिए ईएमआई बनवा लिया,
EMI 1-1 लाख का, 1-1 लाख का। क्योंकि क्या है, तो वर्तमान में आपने 10 लाख लिया, लेकिन भविष्य में आप 1-1 लाख रुपए करके EMI भरेंगे, तो क्या करता है, स्थगित भुगतान की माफ करता है। ये हुआ मुद्रा के कार्य। अब चौथा क्या कार्य है, मूल्य का संचय। मूल्य का संचय, मूल्य का संचय का मतलब धन का संचय, धन का धन का संचय। धन का संचय का मतलब, जैसे मान लीजिए मुद्रा को आप लंबे समय तक बचा कर रख सकते हैं, लंबे समय तक, लंबे समय तक, समय तक बचा कर रख सकते हैं, लंबे समय तक बचा कर रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 बोरी टमाटर है, 100 बोरी टमाटर, इसको आप अगर 1 महीने के लिए रखते हैं तो क्या है, सड़ जाएगा, लेकिन आपने मार्केट में इसको बेच दिया, आपको मिल गया 20,000 रुपये, ठीक है, 20,000 रुपये मिल गया, ठीक है। अब इसको आप बैंक में जमा कर सकते हैं या फिर रख सकते हैं, तो ये क्या है, मूल्य का संचय, ठीक है। अब आते हैं 5वें नंबर पे। पांचवा क्या है, तो मूल्य का हस्तांतरण का साधन। तो मूल्य हस्तांतरण का साधन, क्या मूल्य हस्तांतरण का साधन है। मूल्य हस्तांतरण का साधन का मतलब, तो ये संपत्ति को गति प्रदान करता है, संपत्ति को गति प्रदान करता, संपत्ति को गति प्रदान करता है। तो मुद्रा क्या है, तो यह मूल्य हस्तांतरण का मतलब क्या हुआ, तो मान लीजिए इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, तो कोई भी व्यक्ति एक स्थान से अपनी संपत्ति को बेचकर दूसरे स्थान पर खरीद सकता है। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली से आपकी पोस्टिंग मुंबई हो गई, मुंबई, ठीक है, आप दिल्ली में आपका घर था, आपने घर को बेच दिया और मुंबई में घर खरीद लिया, तो यहाँ पे बेचा, यहाँ पे खरीदा, ये क्या है, तो मूल्य हस्तांतरण का साधन, तो संपत्ति को गति प्रदान करता है यह मुद्रा। 6 नंबर पे आते हैं, तो साख का आधार है ये, साख का आधार का मतलब, जैसे मान लीजिए आज की जो बैंकिंग व्यवस्था है, जो बैंकिंग व्यवस्था है, वो सभी किस पे टिकी है, साख यानी भरोसे पर, भरोसे पे टिकी हैं, या फिर चेक और ड्राफ्ट पे टिकी हैं, चेक या ड्राफ्ट पे टिकी हैं, और इन सब का आधार क्या है,
इन सबका आधार क्या है? वो है मुद्रा। ठीक है, तो ये है इसकी परिभाषा हुई साख का आधार का। ये पूरी बैंकिंग व्यवस्था किस पे टिकी है? साख और भरोसे पे, और चेक और ड्राफ्ट पे टिकी भी है। और इन सब का आधार क्या है? मुद्रा। तो मुद्रा क्या है? तो साख का आधार भी है। जैसे मान लीजिए आपने 5,000 का चेक किसी को दिया, 5,000 रुपए का चेक, ठीक है, दिया, लेकिन आपके खाते में 5,000 रुपए होने चाहिए। खाते में 5,000 रुपए होने चाहिए। अगर खाते में 5,000 रुपए नहीं है तो ये चेक एक रद्दी है। ठीक है, तो इसका आधार क्या है? इसका आधार है आपका रुपए, यानी कि मुद्रा। तो साख का आधार क्या हुआ? मुद्रा। ठीक है, तो हमने 6 कार्य देखे। ठीक है, 6 कार्य एक बार देख लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम्म, देखिए कार्य हमने क्या देखा। पहले तो ये मूल्य की माप बताता है, ठीक है, कीमत, तुलना, जो कि हमने समझाया भी। विनिमय का माध्यम भी है, ठीक है, ये क्रय विक्रय को आसान करता है, भुगतान को भी आसान करता है। स्थगित भुगतान की माप भी है ये, जैसे भविष्य में जो भुगतान करनी है वो कैसे करेंगे आप? मुद्रा से। अब हम आते हैं इस पे 6 नंबर, 4 नंबर पे। तो ये क्या है? तो मूल्य का संचय, यानी कि धन का संचय भी करता है। लंबे समय तक इसको बचा कर रख सकते हैं। जैसे आप 100 बोरी टमाटर को नहीं रख सकते, लेकिन 20,000 रुपए को लंबे समय तक रख सकते हैं। मूल्य हस्तांतरण का साधन भी है। ये क्या करता है? तो यह एक जगह की संपत्ति को दूसरी जगह पे, मतलब एक जगह की संपत्ति को बेचकर दूसरी जगह आप खरीद सकते हैं। ये क्या करता है? तो संपत्ति को गति प्रदान करता है। साख का आधार है। जैसे साख का आधार में आप देख सकते हैं कि यह बैंकिंग, पूरी बैंकिंग व्यवस्था किस पे टिकी है? साख और भरोसे पे, या फिर चेक और ड्राफ्ट पे टिकी है। ठीक है, और इन सब का आधार क्या है? मुद्रा। जैसे मान लीजिए आप किसी को 500 रुपए का चेक देते हैं, ठीक है, आप 5,000 रुपए का चेक देते हैं। अगर आपके खाते में 5,000 रुपए ना हो तो वो चेक क्या है? वो चेक एक कागज का टुकड़ा ही है सिर्फ। तो चेक का आधार क्या है? चेक का आधार रुपए है, यानी कि मुद्रा। ये हुआ आपका कार्य। अब हम एक संक्षिप्त इतिहास देख लेते हैं मुद्रा का। भारतीय मुद्रा का इतिहास संक्षिप्त में देखेंगे इतिहास। ठीक है, तो पहले क्या होता था? पहले होता था वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो मान लीजिए आपके पास गेहूं है, गेहूं, आपके पड़ोसी के पास क्या है? चावल। चावल, आपको गेहूं चाहिए, उसको चावल चाहिए, तो आप एक बोरी चावल देंगे तो वो एक बोरी, सॉरी, आप एक बोरी गेहूं देंगे तो वो एक बोरी चावल देगा। तो ये क्या होती थी? विनिमय प्रणाली, जिसमें मुद्रा नहीं होती थी। उसमें ऐसे लोग खरीदा बेचा करते थे। अब हम आते हैं दूसरे प्राचीन इतिहास, और प्राचीन से हम देखते हैं। प्राचीन भारत के सिक्के। प्राचीन भारत के सिक्के, ये फैक्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला है, प्राचीन भारत में सबसे पहला जो सिक्का आया था वो था पंच मार्क, जिसका नाम है पंच मार्क। तो पंच मार्क सिक्के,
सिक्के, आहत, इसको हम आहत सिक्के भी बोलते हैं, आहत। ठीक है, इसका समय कब था? समय, समय, तो इसका समय 7वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। ठीक है, समय था इसका। ये किस धातु का बना होता था? धातु का, किस धातु, किस धातु का बना होता था? तो ये चांदी का। विशेषताएं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो इस पे छोटे छोटे चिन्ह ठोके होते थे, छोटे छोटे चिन्ह, छोटे चिन्ह, चिन्ह ठुके होते थे। सूर्य, सूर्य, वृक्ष और पशु आदि के प्रतीक, सूर्य, वृक्ष और पशु आदि के प्रतीक होते थे यहाँ पे। ठीक है, पंचमार्क के सिक्के, इसको जारी कौन करता था? इसको जारी करता था व्यापारी संघ और छोटे राज्य। तो इसको जारी कौन करते थे? जारी करता, तो इसको जारी करता छोटे व्यापारी, जो व्यापारी संघ होते थे, व्यापारी संघ और छोटे राज्य, छोटे राज्य। तो ये क्या है? तो जो पंचमार्क है ये, इसको हम प्राचीन भारत का प्रथम सिक्का भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये प्राचीन भारत का प्रथम सिक्का भी होता था, और इसे सबसे पुराना सिक्का इसे ही माना जाता है। ठीक है, प्रथम सिक्का या फिर सबसे पुराना सिक्का। ठीक है, अब आते हैं हम इसी में, ये पहला नंबर है और यहाँ पे ये दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर क्या है? तो ये है इंडो ग्रीक, यानी यूनानी सिक्के, सिक्के। ठीक है, इंडो ग्रीक या फिर यूनानी सिक्के। तो इनका समय कौन सा था? समय पहले देख लेते हैं, दूसरे नंबर पे है समय। समय था इनका दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी तक। ठीक है, इसका समय था। ये किस धातु की बनी होती थी? धातु इसका हम देख लेते हैं। धातु,
तो ये चांदी की बनी होती थी, चांदी। ठीक है, इसकी धात क्या थी? चांदी थी। इसकी विशेषता क्या थी? तो ये ग्रीक देवी देवताओं और शासक के चित्र होते थे। जो ग्रीक थे, ग्रीक देवी देवताओं, ग्रीक देवी देवताओं या शासक, शासक के चित्र होते थे। ठीक। और सिक्कों पे क्या होता था? सिक्कों पे तारीख लिखी होती थी, तारीख लिखी होती थी। लिखी जाती थी। ठीक है, तारीख लिखी जाती थी। और इसका प्रारंभ कब हुआ? शक संवत, शक संवत, इसका प्रारंभ हुआ शक संवत 78 ईस्वी में। क्या हुआ? प्रारंभ। ये हुआ प्रारंभ इसका। ठीक है। तो अब हम, तो ये क्या था? तो यहाँ पे पहले तो ये जो पंचमार्क था वो सबसे पुराना सिक्का था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम एक लाइन में देखें तो यहाँ पे भारतीय सिक्कों का कलात्मकता की शुरुआत हुई। कलात्मकता की शुरुआत, शुरुआत मौर्य, मौर्य काल। तो मौर्य काल में क्या होता था? तो चांदी और तांबे के सिक्के चले। चांदी और चांदी और तांबे के, चांदी और तांबे के सिक्के। ठीक है। इससे क्या प्रतीत होता है कि राज्य सुदृढ़ था। राज्य में जो अर्थव्यवस्था थी, राज्य की मजबूत थी। तो अर्थव्यवस्था क्या था? सुदृढ़ था। अर्थव्यवस्था क्या था? सुदृढ़, सुदृढ़ था। ठीक है। फिर आते हैं हम चौथे पे। चौथा क्या था? चौथा पे था गुप्त काल। मौर्य काल हो गया, फिर गुप्त काल। गुप्त काल में सोने के सिक्के अधिक थे। सोने के सिक्के, सिक्के क्या थे? अधिक थे। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है गुप्त काल के स्वर्ण सिक्के। गुप्त काल के स्वर्ण, स्वर्ण सिक्के। गुप्त काल के स्वर्ण सिक्के। ठीक है। अगर क्वेश्चन में आए, भारत का स्वर्ण मुद्रा युग किस काल को कहा जाता है? तो यह भारत के स्वर्ण मुद्रा युग किस काल को कहा जाता है? तो वह है गुप्त काल। गुप्त काल।
ठीक है। अब आते हैं 5वें नंबर पे। अब यहाँ से 5वें नंबर नहीं, यहाँ पे एक शुरुआत हुई थी पहले, वस्तुविद में पढ़ा ली, फिर प्राचीन इतिहास। अब आते हैं तीसरा नंबर पे, मध्यकालीन। मध्यकालीन, ठीक है। मध्यकालीन भारत, प्राचीन में हो गया, मध्यकालीन में घुसते हैं। तो मध्यकालीन में तुर्क शासन पहले देखते हैं। तुर्क शासन, ठीक है, तुर्क शासन। तो तुर्क शासन में क्या था, तो जो मुख्य सिक्का था, मुख्य सिक्का, मुख्य सिक्का को क्या कहा जाता था, टका, ठीक। छोटे सिक्के को क्या कहा जाता था, छोटे सिक्के। छोटे सिक्के को क्या कहा जाता था, जीतल, जीतल, ठीक है। और यहाँ पे किस धातु के बने होते थे, धातु, तो सोना, चांदी और तांबा, ये सोना चांदी और तांबे के बने होते थे। अब इसी में आते हैं चौथा, ये पहले नंबर पे आ जाइए था, ठीक है। अब शेरशाह सूरी का योगदान क्या था इसमें, तुर्क शासन का था ये। अब शेरशाह सूरी का योगदान देखते हैं यहाँ पे, यहीं पे चौथा नंबर, शेरशाह सूरी। शेर शाह सूरी, शेरशाह सूरी का योगदान, का योगदान। शेरशाह सूरी का योगदान में क्या देखेंगे, पहले तो ये चांदी के सिक्के को क्या कहता था इसके समय में, चांदी के सिक्के को रुपया कहा गया। समझिए, यहाँ से शुरू हुआ रुपया, कहाँ से, मध्यकालीन इतिहास से, मध्यकालीन से रुपया। इसका वजन, जो वजन था 178 ग्रेन। ये क्या था, आधुनिक मुद्रा का आधार, इसको क्या कहा जाता है, आधुनिक मुद्रा का आधार यहीं से शुरू हुआ। आधुनिक मुद्रा का आधार यहाँ पे लिख सकते हैं, आधुनिक मुद्रा का आधार, आधुनिक मुद्रा का आधार, ठीक है। आधुनिक मुद्रा का आधार यहीं से शुरू हुआ, ठीक है। इसके समय अन्य सिक्के भी आए थे, जैसे अन्य सिक्के जो थे, ये शेरशाह सूरी के बारे में है इतना। अभी अन्य सिक्के जो थे, मान लीजिए सोने, जो सोने के सिक्के होते थे उसको क्या कहा जाता था, मोहर, ठीक। तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था, दाम, ठीक है। तो देखिए, तो इसको हम बोल सकते हैं आज की मुद्रा का जनक,
जो आज का रुपए है, आज के रुपए का जनक किसे कहा जाता है? शेर शाह सूरी। आज के मुद्रा का जनक, मतलब आज के रुपए का जनक शेरशाह सूरी को कहा जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं ब्रिटिश काल पे। अच्छा, ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल की मुद्रा। ठीक है, ब्रिटिश काल की मुद्रा। अब इसको हम देखेंगे 1840 के बाद, जितने भी 1840 के बाद 1840 के बाद क्या हुआ? तो सिक्के पे जो सिक्का होता था उस पे ब्रिटेन की महारानी का चित्र होता था। सिक्कों पर जो सिक्के थे, ब्रिटेन की महारानी का चित्र होता था। ठीक है, चित्र होता था। फिर आते हैं हम 1835। 1835 से 1893। ठीक है, यहाँ पे रजत मान चांदी के सिक्के होते थे, मतलब इसको चांदी के सिक्के रजत मान बोला जाता था। फिर चांदी के सिक्के होते थे, चांदी के सिक्के। ठीक है, तो रजत मान को कब समाप्त किया गया? 1993 में। हर्शेल समिति की सिफारिश पर। हर्शेल समिति की सिफारिश पर इसको समाप्त कर दिया गया। समाप्त। ठीक है, अब हम आते हैं 1899। 1899 ईस्वी। तो 1899 में क्या हुआ? देखिए 1899, तो 1899 फाउलर समिति। फाउलर समिति, फाउलर की समिति के सिफारिश पर स्वर्ण मानक चलाया गया। स्वर्ण मानक, फाउलर समिति पर स्वर्ण मानक चलाया गया, जो कि 1931 तक चला। ये कब तक चला? 1931 तक चला, 1931 तक चला। ठीक है, जुड़ा रहा 31 तक। ठीक है, फिर आया 6वां, ये यहीं पे देख लेते हैं। स्वतंत्र, फिर भारत स्वतंत्र हुआ। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत की मुद्रा। की मुद्रा, तो स्वतंत्र भारत की मुद्रा में जो था वो 15 अगस्त 1950
15 अगस्त 1950 को स्वतंत्र भारत की मुद्रा अपनाई गई। इसकी विशेषता क्या थी? तो सिक्के पे अशोक स्तंभ का चिन्ह था, जो भारतीय गणतंत्र की पहचान थी। जो सिक्के थे, सिक्के, उन पे अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ का चिन्ह था। ठीक है, तो ये हुआ आपका भारतीय मुद्रा का, रुपए का इतिहास। ठीक है, चौका प्रणाली, और यहाँ पे देख लेते हैं दशमलव प्रणाली। दशम सॉरी 10 प्रणाली। ठीक है, यह चौका प्रणाली, फिर 10 प्रणाली। तो चौका प्रणाली 1 अप्रैल 1957 समाप्त। 1 अप्रैल 1958 में, 57 में समाप्त कर दिया गया। इसकी विशेषता क्या थी? तो ये चौका प्रणाली की विशेषता क्या थी? ये 4 के गुणक में होता था, 4 के गुणक में होता था। जैसे 4 आना, 4 आना को हम क्या बोलते थे? एक चवन्नी। ठीक, 8 आना, 8 आना को हम क्या बोलते थे? एक अठन्नी। 16 आना, 16 आना को क्या बोलते थे? 1 रुपए, 1 रुपया। आपके दादाजी या फिर दादी होंगी, उनको पता होगा। दशमलव प्रणाली। ये समाप्त हुआ, तभी से ये लागू हुआ। मान लीजिए 1957, 1 अप्रैल से ये लागू हो गया। लागू। तो दशमलव प्रणाली जो थी, सॉरी, दशमलव जो प्रणाली थी वो 10 के गुणक में होती थी। 10 के गुणक, 10 के गुणक में होती थी। जैसे मान लीजिए 10 गुणे 10 पैसा, 10 पैसा बराबर 100 पैसा, पैसा 100 पैसा 1 रुपए के बराबर होता था, 1 रुपए के बराबर। ठीक है, ये हुआ दशमलव प्रणाली, ये हुआ चौका प्रणाली। अब हम बहुत ही फैक्ट क्वेश्चन है, जो कि फैक्चुअल क्वेश्चन में आ जाता है, उसको देख लेते हैं। पहला पहला देखेंगे, भारत के सिक्के कहाँ ढाले जाते हैं? तो भारत के सिक्के कहाँ ढाले जाते हैं? देख लीजिए। तो भारत के सिक्के कहाँ ढाले जाते हैं? तो पहले मुंबई, कोलकाता, ठीक है, हैदराबाद, हैदराबाद,
उसके बाद नोएडा। नोएडा, तो नोएडा क्या है, यूपी का एक ऐसा जिला है जहाँ पे भारत के सिक्के ढाले जाते हैं। यह क्वेश्चन आ सकता है आपका, ये सब इम्पोर्टेंट है। दूसरा, भारत के नोट कहाँ छापे जाते हैं? जो नोट है, नोट कहाँ छापे जाते हैं? कहाँ छापे जाते हैं, मतलब प्रेस कहाँ कहाँ पे है? प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस, जो नोट छापने के जो प्रेस हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं? तो देखिए, देखिए ये थोड़ा सा राइटिंग खराब है मेरी, बहुत अच्छी राइटिंग नहीं है। हम्म, तो भारतीय नोट जो है, भारतीय नोट छापे जाते हैं, वो प्रेस कहाँ पे है? तो पहला है नासिक। नासिक, ठीक है। नासिक कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। देवास, देवास कहाँ पे है? तो एमपी में। मध्य प्रदेश। तीसरा, होशंगाबाद। होशंगाबाद, ये कहाँ पे है? ये भी मध्य प्रदेश में।